Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move ahead in our lecture today. और लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात किया था कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। अगर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, है ना, तो आप डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो। जैसे उसमें हमने दो कंसेप्ट के बारे में बात की थी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है। अगर दोनों सेम हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, राइट। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम थोड़ा ट्रेंड्स देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेंड्स जो टैक्सेस हैं उसमें क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्योंकि ये कभी कभार ट्रेंड्स पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है ना। और स्पेशली लास्ट ईयर कोविड आया है तो ट्रेंड्स रिवर्स हुए हैं, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो जो अभी रिसेंट यूनियन बजट आया है, राइट, 21-22 का, उसमें अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो जो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स। ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं एक लाइन बना देता हूँ, है ना, और इसके पहले हम देखेंगे और इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो अगर ये रेड वाली जो लाइन है दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स एंड येलो वाली जो है दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स, राइट। तो आप देखो कि 1920 जब से करोना आया, मार्च में जब आया, तब उसके बाद से लोगों का ले ऑफ बहुत ज़्यादा हुआ, राइट। तो इनकम टैक्स काफ़ी कम हो गया, है ना। इनकम टैक्स कम हो गया बट लोग खरीदारी ज़्यादा करने लगे थे, मतलब कि जो फूड आइटम्स के प्राइसेस हैं उनमें इन्फ्लेशन आने लगा, है ना। तो उसमें जब जीएसटी वगैरह लग रहा था, जो पैकेज्ड आइटम वाले फूड्स थे उनका बिक्री ज़्यादा होने लगा है, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया, है ना। तो हमें दिखता है कि लास्ट 1 ईयर में हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है दैट वाज मोर देन डायरेक्ट टैक्स। तो ये आपको याद रखना है कि लास्ट 1 ईयर में इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा था, ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करें, उसके पहले 7-8 साल पहले की बात करें, तो तब से पूरा ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा रहा है ना। बीच में थोड़ा बराबर आने का कोशिश किया था बट कभी भी इससे ऊपर नहीं गया है ना। तो हमको यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि लास्ट 1 ईयर में हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा है, ठीक है। और उससे पहले ट्रेंड ऐसा था कि डायरेक्ट टैक्स वॉज मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अब अभी अगर कोई प्रेजेंट में आपसे पूछे कि कलेक्शन किसका ज़्यादा हुआ है, तो आप बोलोगे कि इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, ठीक है। अब हम ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट की अगर बात करें कि टोटल टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना रहा है, तो दैट इज़ अराउंड 10%। ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि जो हमारे टैक्स रिसीप्ट्स हैं, जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना रहता है, तो अराउंड इट इज़ अराउंड 10%, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ये दिस इज़ अराउंड 5%, है ना। ये 5% के अराउंड कलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और आगे टाइप ऑफ टैक्सेस देखते हैं। जैसे हमने बोला था कि प्रोपोर्शनल देखेंगे, प्रोग्रेसिव देखेंगे और रिग्रेसिव देखेंगे, है ना। तो ये सारे टैक्स सिस्टम्स को हम देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शनल की बात करते हैं कि प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। देखो, प्रोपोर्शनल वर्ड से क्या पता चल रहा है, किसी का कोई चीज़ का प्रपोर्शन होगा। जैसे मैं बोलूँ कि किसी चीज़ का 10% प्रपोर्शन, मतलब उसका 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है कि एक सिंगल फ्लैट टैक्स रेट होता है, एक फ्लैट टैक्स रेट होता है, ठीक है। जैसे मान लो गवर्नमेंट बोल देती है कि 10%, इंडिया में जितने लोग जॉब कर रहे हैं सबको 10% टैक्स देना है, चाहे वो किसी भी ब्रैकेट में हो, चाहे वो 20 लाख कमा रहा हो, चाहे वो 30 लाख कमा रहा हो, चाहे वो 2 रुपये कमा रहा हो, सबको 10% टैक्स देना है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लैट टैक्स रेट, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लैट टैक्स रेट। तो इसमें क्या होगा कि जो रिच पीपल हैं उनको कम टैक्स, रिलेटिवली कम टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो पुअर लोग हैं उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा आएगा टैक्स का, है ना, क्योंकि आप 10% फ्लैट टैक्स रेट लगा रहे हो सब पे। चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे उसका इनकम कितना भी हो, सबके ऊपर एक बराबर टैक्स रेट प्रपोर्शन में लग रहा है, दैट इज़ 10% ऑफ देयर इनकम। तो अगर आप 50,000 कमाते हो, ठीक है, तो आपका आपका जो टैक्स देना पड़ेगा दैट वुड बी 10% ऑफ दिस, ठीक है। कोई 50 लाख कमाता है तो उसको 10% ऑफ 50 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, कि एक गवर्नमेंट जो है वो सिंगल 10% या 10% या XYZ जो भी है, पर एक फ्लैट रेट लगाती है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स ऑन इनकम, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर योर कौन सी आप क्लास में हो, कितना कमा रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ठीक है। तो हर इंसान है वो सेम प्रपोर्शन ऑफ इनकम का टैक्स देता है, ठीक है। जैसे इसमें 10% है तो 10% देगा, ठीक है।
तो हर कोई 10% देगा, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो आप हो, हम दोनों ही 10% टैक्स देंगे अपनी इनकम का, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। फिर इसको मतलब ये तो ऑब्वियसली बहुत ही इनइक्वालिटी क्रिएट कर देगा ना, मतलब सोसाइटी में, तो ये दिस इज़ नॉट फेवरेबल थिंग, ठीक है। तो फेवरेबल क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है? जैसे जो हमारा अभी करंट टैक्सेशन सिस्टम है इनकम टैक्स का, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। कि भाई अगर आप 5 लाख से कम कमाते हो, आप फॉर एग्जांपल आप 2.5 लाख से 5 लाख के रेंज में कमाते हो, तो आपके ऊपर 5% टैक्स रेट लगेगा। आप 5 to 7.5 कमाते हो, है ना, तो आपके ऊपर 7.5% टैक्स रेट लगेगा, या जो भी है, जो नया सिस्टम आया है 7.5 से अगर आप 10% की रेंज में हो, है ना, तो 10% टैक्स लगेगा। और फिर ऐसे करते करते है ना आगे 10 to 12.5, तो 12.5% टैक्स लगेगा, इस टाइप से है। तो ये क्या है? दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, कि एक पर्टिकुलर क्लास जो है, एक पर्टिकुलर इनकम लेवल की रेंज में एक पर्टिकुलर टैक्स रेट लग रहा है, ठीक है। 5 लाख में 5% लग रहा है, 5 से आप 7.5 जा रहे हो तो 7.5% लग रहा है। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो प्रपोर्शन है टैक्स देने का वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा पे कर रहे हैं ना, रिच लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं और पुअर कम हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है सोसाइटी में, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव सिस्टम वैसा होता है कि इसमें टैक्स स्लैब्स होते हैं बेसिकली, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 इस टाइप से, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इनकम। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आप ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट में हो, अगर आप कम कमा रहे हो तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम का, ठीक है। दस द रिचर पर्सन पेज द बिगर प्रपोर्शन ऑफ हिज इनकम, और उसका ज़्यादा टैक्स में जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। फिर होता है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो एक चीज़ और है कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जनरली हम डायरेक्ट टैक्सेस में देखते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इन सब में जनरली ये प्रोग्रेसिव सिस्टम यूज होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? उसके बाद आता है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव मतलब कि सब सब चीज़ पे सेम लगेगा, मतलब हर 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 सिटीजन को जो भी वो प्रोडक्ट ले रहा है सबको बराबर टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे इसका फेमस एग्जांपल क्या है? जीएसटी। अब जीएसटी में क्या होता है कि आप भाई अगर सामान लेने जाते हो तो जीएसटी 18% किसी प्रोडक्ट पे अगर है तो हर कोई 18% जीएसटी ही पे कर रहा है ना। चाहे वो आप हो, चाहे वो आप आप 50,000 कमा रहे हो, चाहे आप वो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, या आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो सबको जीएसटी 18% उस प्रोडक्ट पे देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी ले रहा हो, ठीक है। तो 18% जीएसटी, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं उस पर 18% जीएसटी लगता है। आप ईयरफोन्स खरीदने जा रहे हो, आप 18% जीएसटी देते हो। मान लो आपका ईयरफोन 200 रुपये का है, ठीक है, तो आप इसका 36 रुपये एज ए इनडायरेक्ट टैक्स देते हो। तो अगर ये 200 रुपये का ईयरफोन चाहे आप खरीदो, है ना, जिसकी इनकम लेट से 50,000 है, चाहे वो अंबानी खरीदे जिसकी इनकम अनलिमिटेड है, ठीक है, तो सबको 36 रुपये टैक्स ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यही, जैसे व्हेन रतन टाटा बाइज 1 पैकेट एंड अ पुअर मैन बाइज 1 पैकेट, ठीक है, तो दोनों सेम टैक्स पे कर रहे हैं। बट अगर मैं प्रपोर्शन देखूँ उस चीज़ का, तो ऑब्वियसली पुअर मैन जो जो गरीब इंसान है वो ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ इनकम अपनी टैक्स में दे रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव, ठीक है। रिग्रेसिव मतलब कोई नेगेटिव नेगेटिव चीज़ को बोलते हैं रिग्रेसिव, मतलब कि चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, टैक्स तो सेम पे करना पड़ेगा। और सिंस टैक्स सेम पे करना पड़ेगा, तो जो गरीब है, जिसका इनकम कम है, उस वो अपना ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ इनकम टैक्स में देगा। समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली वो अपना ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ इनकम टैक्स में देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव सिस्टम। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं हम? रिग्रेसिव सिस्टम। तो जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का, ये इंसान $2 मिलियन कमाता है तो ये ज़्यादा टैक्स देगा। ये अगर 300 डॉलर के आसपास कमाता है तो वो कम देगा, फिर ये 60 वाला और कम देगा, ये 15 वाला और कम देगा। तो ये क्या है? इनकम से चेंज हो रहा है, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा आप टैक्स दोगे, तो दैट इज़ प्रोग्रेसिव सिस्टम, ठीक है। ये फ्लैट हो गया जिसमें हर कोई सेम दे रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर कोई एक फ्लैट टैक्स रेट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में क्या था कि सारे जो है, हर कोई जो भी इंसान कमा रहा है वो सारा 18% जीएसटी बराबर देगा, ठीक है। बोथ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनियन बजट के बारे में बात करते हैं कि यूनियन बजट जो है वो कैसे कैसे डिवाइडेड रहता है। हमने बात किया था कि यूनियन बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेवेन्यू वाला पार्ट और एक होता है कैपिटल वाला पार्ट, राइट। तो ये हो गया कि यूनियन बजट में दो होते हैं, पहला आता है रेवेन्यू, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। ये हमने बात कर ली था कि रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है। रेवेन्यू इज अ शॉर्ट टर्म थिंग एंड अ टेम्पररी थिंग, है ना। टेम्पररी थिंग और शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर वाले जितने ट्रांजेक्शंस होते हैं दैट कम अंडर रेवेन्यू अकाउंट। और कैपिटल वाला क्या होता है? कैपिटल इज लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डिसइन्वेस्टमेंट, दीज आर कॉल्ड कैपिटल थिंग्स, राइट। चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है रेवेन्यू में।
तो इसमें दो चीज़ें हैं, दोनों में दोनों चीज़ें हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट है ना, रेवेन्यू में भी रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल में भी अभी आगे आएगा कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनियन बजट के अंदर रेवेन्यू, रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू रिसीप्ट। हम रिसीप्ट की बात करते हैं कि रेवेन्यू वाले अकाउंट में क्या क्या रिसीप्ट आती हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो अब रिसीप्ट भी जो हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट भी जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, टैक्स और एक नॉन टैक्स। तो जो टैक्सेशन से रिसीप्ट आ रही हैं और जो अपार्ट फ्रॉम टैक्स जो बाकी रिसीप्ट आती हैं वो हम बात करेंगे कौन सी हैं, तो वो हम देखते हैं। तो टैक्स में क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो ये दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। तो ये ध्यान रखना कैसे डिवाइड हो रहा है। यूनियन बजट था पहले, दो चीज़ों में डिवाइडेड है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू फिर नीचे दो चीज़ों में डिवाइडेड है, रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसीप्ट जो हैं वो भी फिर दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस। टैक्स रिसीप्ट्स होती हैं एक, और एक नॉन टैक्स रिसीप्ट्स होती हैं, ठीक है। फिर जब हम टैक्स के अंदर आते हैं तो वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दो टाइप के कलेक्शन होते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, आप और जो मैं टैक्स देते हैं, दैट इज़ इनकम टैक्स। जो कॉर्पोरेशन टैक्स देती हैं दैट इज़ कॉर्पोरेशन टैक्स। और फिर एक होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है कि जैसे मान लो आप शेयर परचेज कर रहे हो, आप अगर ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट में, तो जब भी आप शेयर को परचेज करते हो और सेल करते हो तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है उस अमाउंट का वो टैक्स लगता है, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, जो डायरेक्ट सेबी के रूल्स में है कि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और जब आप आईटीआर में वो क्लेम करते हो तो शायद आपके पास वापस आता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है कि जैसे मान लो आपने 1 लाख का शेयर खरीदा, राइट, तो उसका कुछ परसेंटेज होता है, शायद 0.02% ऐसा कुछ होता है। तो वो एज अ STT लगता है आपके ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। ये डायरेक्टली किसके पास जाता है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। तो दैट इज इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जब आप ITR भरते हो तो ये वापस आता है, अगर आप ITR में भर रहे हो तो, है ना, तो ये वापस भी आता है, ठीक है। तो STT वो होता है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। इनका जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, उस पर एक टैक्स लगता है, उस पर एक कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है, जितना भी आप अमाउंट ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, जो फर्म्स दे रहे हैं, जो फर्म्स कमाते हैं वो टैक्स देते हैं ना, कॉर्पोरेशन टैक्स CT, तो वो जाता है डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास। फिर आप जो इनकम टैक्स भरते हो वो डायरेक्टली जाता है गवर्नमेंट के पास। फिर आप जो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, जब आप सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करते हो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। फिर आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो आपने डायरेक्टली दिया। इनडायरेक्ट में क्या आएगा, GST सबसे पहला, है ना, जो भी आप सामान खरीदते हो बाहर जाके सुपर मार्केट शॉप में, वो GST होता है। फिर आप एक्साइज ड्यूटी पे करते हो, जैसे आप पेट्रोल भरवाते हो तो पेट्रोल में ऑलरेडी जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगी रहती है ना। कुछ कुछ अभी ऑलरेडी GST ने काफ़ी एक्साइज और वैट को हटा दिया, बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे तो नहीं हटाए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे तो एक्साइज अभी भी लगता है ना, एक्साइज और वैट अभी भी लगता है, तो आप एक्साइज देते हो, ठीक है। फिर आप कोई चीज़ अगर इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से या एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर को, तो कस्टम ड्यूटी लगता है, ये भी इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को देते हो कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ रहा है। तो क्या क्या हो गया इनडायरेक्ट टैक्स में, एक तो GST हो गया, जो आप बाहर जाके परचेज करते हो चीज़ें तो उसके ऊपर आप 18% GST या जितने भी ब्रैकेट में GST पे करते हो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी है, उसके बाद कस्टम ड्यूटी है, ठीक है। तो ये सारे हो गए इनडायरेक्ट टैक्स में। ये सब आपको याद रखना है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं। फिर दूसरा आता है क्या, दूसरा आता है नॉन टैक्स। अब नॉन टैक्स में क्या आता है, जैसे गवर्नमेंट का योजना है। अब योजना जो है ये कोई ये कोई टैक्सेशन थोड़ी है, बट ये रिसीव तो है ही। जब गवर्नमेंट अपनी मैगजीन बेचती है तो जो उनको खरीदता है वो पैसे देता है गवर्नमेंट को। तो दिस इज कॉल्ड अ नॉन टैक्स थिंग, ठीक है। तो सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गवर्नमेंट की पेड गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जब गवर्नमेंट उसको बेचती है तो उससे जो रिसिप्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसीप्ट, और वो किस में आता है, नॉन टैक्स में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग्स हैं PSUs में, जैसे BPCL है, IOCL है, ONGC है, इन सब में गवर्नमेंट का स्टेक है, राइट। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सारी। तो जैसे मान लो BPCL में 53% है, फॉर एग्जाम्पल BPCL में लेट से गवर्नमेंट का स्टेक 53% है, राइट। तो 53% में जब भी BPCL का प्रॉफिट्स होता है या जो भी प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स होते हैं वो सारा गवर्नमेंट के साथ शेयर होता है, क्वार्टरली मंथली, जब भी अपना ये लोग प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स डिक्लेयर करते हैं। तो ये वाले रिसीप्ट क्या है, ये कोई टैक्स थोड़ी है, दिस इज अ नॉन टैक्स रिसीप्ट, राइट। और ये
रिकर मतलब पीरियोडिकली आता रहता है ना गवर्नमेंट के पास, ऐसा थोड़ी है कि एक साल में एक बार पे करती है PSU गवर्नमेंट को। ऑब्वियसली मंथली या क्वार्टरली ये डिविडेंड्स और प्रॉफिट शेयर करते हैं, जो भी क्वार्टरली प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे शेयर होते हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल है गवर्नमेंट का। तो वो क्या है, दीज आर द नॉन टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट। तो ये हो गया। फिर जो आपने लोन्स दे रखे हैं गवर्नमेंट जो है वो लोन्स भी देती है स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स देती है ना। तो इस लोन जो ये लोन देती है उस पर कोई इंटरेस्ट लगाती है गवर्नमेंट। तो ये जब सेंटर को इंटरेस्ट मिलता है वो भी किस में आता है, वो भी एक नॉन टैक्स रिसीट में आता है, क्योंकि भाई जो आपने लोन दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो मंथली लगता है, और ये पे आउट मंथली इंटरेस्ट पे आउट करती हैं ये स्टेट गवर्नमेंट जो लोन लेती है सेंटर से। तो वो क्या होता है, वो किस में आ गया, वो आ गया आपका नॉन टैक्स रिसीट्स में, ठीक है। फिर होता है ग्रांट्स रिसीट। अब ये आपको याद रखना है कि जो ग्रांट्स, कौन से ग्रांट्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो यूएस है, यूएस मान लो इंडिया को ग्रांट देता है। ग्रांट कोई ऐसा लोन होता है, कोई लोन तो नहीं होता है, ग्रांट कोई ऐसा मनी होता है जो दूसरे देश को मिलता है, जो आपको मिलता है विदाउट क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी। मतलब आपको ये पे बैक नहीं करना है वापस, समझ में आ रहा है। मान लो कल को यूएस बोलता है कि हम इंडिया को 2 मिलियन डॉलर्स का ग्रांट दे रहे हैं, तो ये 2 मिलियन जो है, ये 2 मिलियन वो फ्री में दे रहा है, ठीक है, वो ऐसे सोशल सर्विस करने के लिए इंडिया को दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब इंडिया को ये वापस नहीं करना है इसको, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ ग्रांट। तो ये जो ग्रांट्स रिसीव्ड होते हैं दैट इज ऑल्सो अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपको याद रखना है कि ये जो ग्रांट्स होते हैं दीज आर ऑल्सो अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि ये कंट्रीज ही दें, यूएस के, हो सकता है इंस्टीट्यूशंस भी दें, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये भी हो सकता है ग्रांट्स दे दें इंडिया को। तो ये जो भी ग्रांट्स होते हैं ना वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब ये आपको वापस नहीं करना है, नहीं आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, नहीं आपको इसको वापस करना है, ठीक है। दीज आर जस्ट अ सोशल जेस्चर। मान लो मैं आपको आज 100 रुपये दे देता हूँ, बोलता हूँ जाओ मज़े करो इस 100 रुपये की, ना आपको ये वापस करना है ना कुछ करना है, तो ये मैंने आपको ग्रांट दे दिया, आई हैव गिवन यू अ ग्रांट, ठीक है। तो यही जो ग्रांट्स होते हैं दे कम अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसा मिल रहा है इससे, है ना, गवर्नमेंट को तो ग्रांट से पैसा मिल रहा है, तो ये रेवेन्यू में काउंट होगा, और वो एक रिसीप्ट है, दैट इज अ नॉन टैक्स रिसीप्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। अब क्या क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हमेशा रेवेन्यू से याद रखो जो रिकरिंग चीज़ होती है, ठीक है, जो बहुत ही पीरियोडिक चीज़ होती है ना वो हमेशा रेवेन्यू में आती है। शॉर्ट टर्म, टेम्परेरी जो होती है ना वो चीज़ें, वो सब आती है रेवेन्यू में। अब एक्सपेंडिचर में ऐसा कौन सा हो सकता है एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो पीरियोडिकली होता हो, जो रेगुलरली होता हो। तो भाई जो भी गवर्नमेंट ने लोन लिए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लिए हैं, चाहे वो RBI से लिया हो, ठीक है, चाहे वो RBI से लिया हो, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, राइट। तो ये इंटरेस्ट फिर से मंथली या क्वार्टरली पे आउट करता होगा, ठीक है। तो ये पीरियोडिक चीज़ है और शॉर्ट टर्म है, लेस देन 1 ईयर है ना। तो ये क्या हो गया, ये आ गया किसमें, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ग्रांट्स देती है ना, वो भी एक एक्सपेंडिचर है। स्टेट गवर्नमेंट को जब ग्रांट्स मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को जब सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं, तो वो मतलब गवर्नमेंट का तो एक्सपेंडिचर है ना वो, तो वो किस में आएगा, वो रेवेन्यू रिसीप्ट में आएगा। जैसे यहाँ पे ग्रांट्स रिसीव्ड थे तो वो नॉन टैक्स रिसीप्ट में आ रहे थे, है ना। वैसे ही जब ये सेम चीज़ ये एक्सपेंडिचर करेगी, जब सेंटर अपने से ग्रांट देगी किसी को, तो वो किस में आएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, करेक्ट। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया। फिर जो सब्सिडीज़ होती हैं, सब्सिडीज़ भी पीरियोडिक होती हैं, राइट। सब्सिडीज जैसे LPG सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है आपको, तो गवर्नमेंट पे आउट करती रहती है पीरियोडिकली, जब भी आप सिलेंडर खरीदते हो तो आपके अकाउंट में सब्सिडी आती है उसकी, है ना। तो ये भी किस में आ गया, ये भी रेवेन्यू, ये भी एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है वो किस में आता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। और फिर सैलरीज एंड पेंशन, सैलरीज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं या जो गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं उनको आपको डिविडेंड्स देने होते हैं, सॉरी पेंशन देने होते हैं, है ना। तो जो इतनी भी सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, पेंशन हैं, वो सब भी क्या है, गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर है, तो वो भी रेगुलर पे आउट होता है ना। और वो भी किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब आपको पता है ये याद तो हो जाएगा, बट इसमें कन्फ्यूजन आपको कहाँ आएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन कहाँ आता है। देखो हम रेवेन्यू से हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि जो रेवेन्यू है दैट इज़ पीरियोडिक और शॉर्ट टर्म होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 1 ईयर होना चाहिए और पीरियोडिक होना चाहिए, रेगुलर पे आउट होना चाहिए या पे इन आना चाहिए। अब देखो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, STT ये सब हम खुद से देख लेंगे क्योंकि ये रेगुलर आते हैं, ठीक है। GST भी आपको रेगुलर मिलेगा, मंथली क्वार्टरली। एक्साइज ड्यूटी भी आपको रेगुलर मिलता रहता है, जब भी कोई पेट्रोल खरीदेगा तो वो आपको एक्साइज ड्यूटी देता है गवर्नमेंट को। कस्टम ड्यूटी भी जब भी कोई इंपोर्ट कर रहा है तो आपको वो रेगुलर पे आउट कर रहा है, ठीक है। सेलिंग ऑफ गुड्स भी आपको रेगुलर पे आउट हो रहा है, जब भी योजना बिकेगी तो आपको उसके ऊपर पैसा आएगा, ठीक है। डिविडेंड्स भी क्वार्टरली आते हैं आपके पास, ठीक है, तो ये भी पीरियोडिकल है ना। इंटरेस्ट रिसीट भी ये भी पीरियोडिकल है।
कन्फ्यूजन कहाँ आता है, ये ग्रांट्स रिसीव में। कभी कभार कन्फ्यूजन आ जाता है कि यार ये ग्रांट्स तो एक बार मिलेगा है ना, तो कैपिटल में आना चाहिए, बट नहीं, आपको याद रखना है कि जो ग्रांट्स मिलते हैं, जो ग्रांट्स गवर्नमेंट को मिलते हैं और जो ग्रांट्स गवर्नमेंट देती है, दोनों किस में आते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो अगर ग्रांट्स रिसीव हो रहे हैं तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आएंगे, ठीक है, और अगर ग्रांट्स गवर्नमेंट दे रही है तो वो किस में आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये याद रखना। और दूसरा है डिफेंस। डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर होता है वो किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसे मत समझ लेना कि यार डिफेंस तो हमारा कैपिटल चीज़ है, वो कैपिटल में आना चाहिए, नहीं। आपको ये याद रखना है कि डिफेंस पे जो खर्चा है वो पीरियोडिकली होता रहता है। क्यों? क्योंकि भाई आज मान लो आपको ये अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उस पर खर्चा हो जाएगा। कल को आपको कोई गन इंपोर्ट करनी है तो उस पर खर्चा हो जाएगा। तो ये एक पीरियोडिकल चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये पीरियोडिकली होता रहता है, ठीक है। कभी अपाचे खरीदना है, कभी ये गन खरीदनी है, कभी ये प्लेन खरीदना है डिफेंस का, तो उस पर रेगुलर खर्चा होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए दैट कम्स अंडर डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। बाकी सब आप बहुत ईजिली रिलेट कर पाओगे, जैसे सैलरीज एंड पेंशन है वो रेगुलर पे आउट होता है, शॉर्ट टर्म है ना, सब्सिडीज़ भी शॉर्ट टर्म है, रेगुलर पे आउट होता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा फोकस करके याद रखना, ग्रांट्स रिसीव्ड, ग्रांट्स गिवन एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। बाकी सब आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब हम आ जाते हैं कैपिटल पे। तो कैपिटल में भी रिसीप्ट्स होती हैं और कैपिटल में भी एक्सपेंडिचर होते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं रिसीप्ट्स के अंदर क्या आता है और एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिसीप्ट्स की, तो कैपिटल के अंदर रिसीप्ट्स भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है डेट और एक होती है नॉन डेट। डेट मतलब जो गवर्नमेंट ने लोन ले रखे हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट लोन लेती है, लोन के थ्रू पैसा रेज करती है, दैट इज कॉल्ड डेट रिसीप्ट्स, ठीक है। और नॉन डेट जो बिना लोन के जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास बिना लोन लिए, तो दैट इज कॉल्ड नॉन डेट रिसीप्ट, ठीक है। अब हम डेट में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो डेट, मान लो गवर्नमेंट को लोन लेना है, तो लोन गवर्नमेंट कैसे ले सकती है, या तो डोमेस्टिकली लोन ले सकती है या तो फॉरेन से लोन ले सकती है। अब फॉरेन से कौन लोन देगा, या तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF हो गया, है ना, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सब लोन देंगे, ठीक है, ये सब लोन देंगे। तो ये सब जब लोन देंगे तो किस में आएगा, ये सब लोन देंगे तो डेट एक्सटर्नल में आ जाएगा, मतलब बाहर से लोन आ रहा है। चाहे वो मान लो किसी कंट्री से भी लोन लेती है, फॉर एग्जांपल US से गवर्नमेंट लोन ले लेती है, US गवर्नमेंट से इंडिया लोन ले लेता है, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर किस में, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब लोन तो आपने लिया है बट बाहर से लिया है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिसीप्ट, ठीक है। और आपके पास रिसीप्ट कब होती है, जब मेरे पास पैसा आ रहा है, कैसे भी आए, मेरे पास पैसा आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ रिसीप्ट, ठीक है। तो अब ये बाहर से लोन लेने पे जब मेरे पास पैसा आ रहा है तो वील कॉल इट अ कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। उसके बाद इंटरनल होता है। अब मान लो RBI से पैसा ले रही है या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट की, वहाँ से पैसा ले रही है, तो दैट कम्स अंडर इंटरनल। इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर से, ठीक है। इंडिया के अंदर से जब आप पैसा उठा रहे हो, जब आप इंडिया के अंदर से जब गवर्नमेंट पैसा उठाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिसिप्ट, ठीक है। तो जैसे RBI से पैसा हो गया या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू पैसा हो गया, तो दैट कम्स अंडर डेट रिसिप्ट, ठीक है। अब नॉन डेट में क्या आएगा, नॉन डेट रिसिप्ट में जैसे मान लो गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा था, है ना, स्टेट गवर्नमेंट को आपने लोन दे रखा था। अब जब ये लोन पे आउट होता है, जब मान लो पूरा का पूरा लोन पे आउट हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो किस में आएगा, दैट कम्स अंडर कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट जब गवर्नमेंट पे कर रही थी, है ना, जब इसको इंटरेस्ट मिल रहा था तो वो रेवेन्यू में था, क्योंकि इंटरेस्ट तो क्या था, इंटरेस्ट तो रिकरिंग था, हर महीने पे हो रहा था। बट जब पूरा का पूरा लोन अमाउंट पे हो गया, तब वो किसके अंदर आएगा, दैट कम्स अंडर कैपिटल रिसिप्ट, और वो नॉन डेट है, क्योंकि ये कोई डेट थोड़ी है, कोई लोन थोड़ी लिया गवर्नमेंट ने, ये तो पैसा कहाँ से आ रहा है, लोन रिकवरी से आ रहा है, जब लोन रिकवर हो गया, ठीक है। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट से लोन सेंट्रल गवर्नमेंट रिकवर करती है, तो दैट कम्स अंडर नॉन डेट रिसिप्ट। और फिर दूसरा कहाँ से रिसिप्ट आ सकता है नॉन डेट, जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जैसे एयर इंडिया का हो रहा है, BPCL का हो रहा है ना, कॉनकॉर का हो रहा है ना। तो ये सब जो डिसइन्वेस्टमेंट हैं, जो भी गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है, उससे जो पैसा आएगा वो किस में आएगा, वो डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा। तो दैट कम्स अंडर नॉन डेट, मतलब एक बार पूरा का पूरा उन्होंने बेच दिया, एक बार में पूरा का पूरा 60,000 करोड़ या जितना भी डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है उनका, 1 पॉइंट समथिंग लाख रुपीज़, तो वो एक साथ, लाख करोड़ रुपीज़ वो एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर कैपिटल रिसीप्ट एंड दैट इज़ अ नॉन डेट रिसीप्ट, क्योंकि इसमें कोई लोन नहीं लिए रखा है, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर में अगर हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सा आएगा, लोन्स गिवन, ऑब्वियसली जो लोन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रही है वो आएगा। कैपिटल मशीनरी में कुछ खर्चा हो रहा है, जैसे एसेट्स वगैरह हो रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सब में जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, ठीक है। फिर जो फिर जो जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है,
तो वो जो है वो कैपिटल में आता है। जैसे किसी कंपनी में मान लो गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, मान लो कल को गवर्नमेंट बोलती है कि इसको हम नेशनलाइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को और हम 53% स्टेक खरीद रहे हैं इसका, तो दैट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो वो सब हो गया। तो ये सब दिस इज़ अ होल पार्ट ऑफ यूनियन बजट। तो ये पूरा स्लाइड आपको याद रखना है कि यूनियन बजट के अंदर क्या क्या आता है। रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू कैपिटल आता है, फिर रेवेन्यू डिवाइडेड होता है रिसीव्स और एक्सपेंडिचर में, कैपिटल भी डिवाइडेड होता है रिसीव्स एक्सपेंडिचर में। ये जो पूरी इमेज है ये आपके दिमाग में ना छपी होनी चाहिए कि भाई टैक्स के अंदर कौन से आते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट के अंदर कौन सा आता है, कॉर्पोरेशन, इनकम, एसटीटी। इनडायरेक्ट के अंदर कौन सा आता है, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम्स। फिर नॉन टैक्स की रिसीट में क्या क्या आता है, सेलिंग ऑफ गुड्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ग्रांट्स रिसीव्ड। तो ये सब आपको पूरा का पूरा चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, है ना। और इसको पूरा थॉरली इसको रिवाइज करिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि बजट का पार्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।